हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट बिल्डिंग के लेके ध्यान में रखते हुए हमने सारी चीज़ें कर रखी है। एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कैन यू गाइज हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? यस, फटाफट मदद करो मेरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द समरी ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश बुक का ही समरी रहता है, बट इट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। एंड ऑपरेटिंग निकालने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के दो तरीके हैं? जवाब दो। कैश फ्लो के दो तरीके हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो तरीके हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो तरीके। कैश फ्लो बनाने का तो एक ही तरीका है, कैश फ्लो बनाने का एक ही तरीका है, ठीक है। देन हमने देखा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या है। जो एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जो कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? देन उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था कि भाई अगर हम देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में वी जस्ट पिक इट आउट। डायरेक्ट में हम सिर्फ उठाते हैं, डायरेक्ट में सिर्फ हम उठाते हैं। ऑपरेट इनडायरेक्ट में हम एलिमिनेट करते हैं। उठाते कौन सी एक्टिविटी है? जो कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज ऑपरेटिंग हो, जो कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग हो, जो कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग हो, उसको उठा लिया। दैट इज पिकिंग अप द डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? जो एक बेस रहता है, एक बास्केट रहता है, उसमें से नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग अलग करना है। जो बेस या बास्केट रहेगा उसमें से नॉन कैश एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हमको अलग करना है, निकाल निकाल के बाहर करना है। वो मेथड कौन सी मेथड हो गई हमारी? इनडायरेक्ट मेथड। वो मेथड कौन सी मेथड हो गई हमारी? इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? क्लियर है? एग्जाम्पल भी हमने देखा था, सैलरी, कमीशन, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स या अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये सब ले लिया। वो डायरेक्ट मेथड, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेस बनाते हैं, उसमें से एलिमिनेट करना है। रूल बताया था, इसके लिए मैंने इजी तरीके से रूल भी बताया था आपको। इनडायरेक्ट मेथड के रूल क्या याद रखेंगे? एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? एक्सपेंस प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? ऐड। सेम गोज फॉर इनकम। मेरे को बताओ, इनकम, इनकम प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, नहीं सॉरी, इनकम प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सेम लॉजिक। एक्सपेंस और नहीं, प्रॉफिट और लॉस का लॉजिक लगा के चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के एडजस्टमेंट्स एडजस्ट करोगे, टैक्स माइनस करोगे, और आपको क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या मिल जाना है उसके बाद में? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। कौन सी दो मेथड्स हो गए आपके? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? यस और नो? फिर हमने एक हाइब्रिड मेथड पढ़ा था, जिसके अंदर में हमने देखा था कि भाई डायरेक्ट मेथड का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें डायरेक्ट मेथड के सारे फंडे लगेंगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेना, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मत कंसिडर करना। नॉन ऑपरेटिंग जैसा डायरेक्ट में करते, नॉन ऑपरेटिंग कंसिडर मत करना, और सारे ले लेना एज पर पी एंड एल। और उसके बाद में जो ये है हमारे, क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स और लाइबिलिटीज, उसको एलिमिनेट करना, दैट इज इनफ्लो, वो हम माइनस कर देंगे। तो आपने क्या किया? आपने कैश प्लस नॉन कैश ले लिया, कैश प्लस नॉन कैश ले लिया, उसमें से नॉन कैश एलिमेंट को एलिमिनेट कर दिया, नॉन कैश एलिमेंट्स जो थे उसको एलिमिनेट कर दिया। तो जो बच गया वो क्या बन गया? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो बच गया वो क्या बच जाता है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसमें से टैक्स माइनस कर दो, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स को एडजस्ट कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या मिल जाएगा आपको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? पक्का श्योर? प्रॉब्लम नंबर 4 हमने सॉल्व किया था कल, और आज हम चालू करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स के बारे में हमने वहाँ डिस्कस किया, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स कुछ एडजस्ट करने पड़ते वगैरह वगैरह, हमने यहाँ डिस्कस किया। आज वही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स के ऊपर में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। शुरू करो?
Shall I start? बोलो yes or no. लेट्स स्टार्ट विथ पहले तो टैक्स के बारे में समझेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 में हम टैक्स के बारे में समझेंगे और प्रॉब्लम नंबर 6 में एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स के बारे में सीखेंगे। तो ये सीखने के बाद फिर प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस बचते वो मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। देन हमारा इनडायरेक्ट मेथड कंप्लीट, फिर हम उसके तरफ बढ़ेंगे जहां हम पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया होता है उसको सॉल्व करने बोला होता है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 50,000। जाओ आ जाओ, ध्यान दो, मेरे साथ ध्यान दो। नीचे में वो भी दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। एक काम करो ना, इसको इस पे ओपन करते हैं। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जवाब दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 है। दैट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश एक्टिविटी एज वेल एज, वो डिपेंड करेगा नीचे वो। बट हम कहाँ, हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे। हम कौन सा मेथड फॉलो करने वाले? क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो वी आर गोइंग टू फॉलो इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि ईजी है, बराबर है। इनडायरेक्ट मेथड में पूरे लेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत है क्या? हर एक लेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कौन सी एक्टिविटीज़ को ट्रेस करेंगे जो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश है, जो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश है। चलो हेल्प करो मेरी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन छोड़ दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्ट मशीनरी, आपको नहीं लगता ये नॉन ऑपरेटिंग है? एनओ मतलब नॉन ऑपरेटिंग है, हाँ या ना? इनकम टैक्स रिफंड ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अभी के लिए छोड़ दो। कंज्यूम्ड ऑपरेटिंग है, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑपरेटिंग है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नॉन कैश है। अदर एक्सपेंसेस में रेंट ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग है, एंड देन प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो अगर मैं बात करूँ तो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश 3 ट्रांजैक्शन है। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश कितने हो गए आपके? 3। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश कितने हो गए? 3। नीचे में अगर हम ध्यान दें तो नीचे में हमारी एक्टिविटी क्या है? एक तो हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, एक आइटम क्या हो गया आपका? प्रोविजन फॉर टैक्स। बोलो हाँ या ना, यस और नो। एक आइटम हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, रेंट। ये प्रोविजन फॉर टैक्स का तो अलग अकाउंट बनेगा, ये प्रोविजन फॉर टैक्स पे हम चर्चा करेंगे अलग से बाद में, अभी दिमाग को टेंशन नहीं लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स में अलग थलग चर्चा करवाऊंगा मैं आपसे। अभी के लिए बढ़ो, रेंट पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंटरी। आपको नहीं लगता रेंट पेएबल, ट्रेड पेएबल और ये जितने भी आइटम दिए हुए, दीज आर बेसिकली द आइटम विच हैज टू बी एडजस्टेड इन योर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज का वर्किंग नोट चार्ट, चेंजेस इन वर्किंग नोट चार्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देना, हमको इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट लगता है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैन यू गाइज हेल्प मी विद दैट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? कैन यू गाइज हेल्प मी विद दैट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2000 है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2000 है। आर यू श्योर? मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूं तो कुछ तो कारण होगा ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2000 है, अगर मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूं तो कुछ तो कारण होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको। आपके आज पूरे डाउट, आपके पूरे कंसेप्ट आज हिलाएंगे हम यहाँ पे बैठ के। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? 2000। मैंने यहाँ वर्ड लिखा हुआ है बिफोर टैक्स, बट डोंट यू थिंक ये बिफोर टैक्स इसको बोलना गलत है? एक्चुअली दिस इज अ प्रिंटिंग एरर, ये होना चाहिए आफ्टर टैक्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज आफ्टर टैक्स? व्हाई आई एम सेइंग दिस इज आफ्टर टैक्स? आपको नहीं लगता ये जो आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ एडजस्ट हो चुका है? भाई ये 2000 कैसे लाया? 55,000 में से ये 53,000 माइनस किए तब ये 2000 आया ना। 55,000 में से ये 53,000 माइनस किए तब ये 2000 आया। तो आपको नहीं लगता ये 53,000 में टैक्स है? ये इसकी टोटल है ना 53,000, तो क्या ये 53,000 में टैक्स है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दो। अगर ये 53,000 में टैक्स इंक्लूडेड है, 53,000 में टैक्स इंक्लूडेड है, तो ये जो 2000 के आंसर पे आना था, तो इसमें से क्या टैक्स माइनस हुआ या नहीं हुआ? जवाब दो, सिंपल हाँ या ना में जवाब दो। क्या टैक्स माइनस हुआ या नहीं हुआ? क्या वो 53,000 में से टैक्स माइनस हुआ? क्या वो 53,000 में से टैक्स माइनस हुआ? द आंसर इज यस, 53,000 में से टैक्स माइनस हुआ। तो अगर 53,000 है, इसमें 53,000 में टैक्स इंक्लूडेड है, तो इसमें टैक्स माइनस हो क्या आया? तो ये बिफोर टैक्स आया कि आफ्टर टैक्स आया?
ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया कि आफ्टर टैक्स आया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, बराबर है, आया ना? तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो था नहीं, ये आफ्टर टैक्स है। प्लस एज वेल एज आपको नहीं लगता ये इनकम टैक्स रिफंड भी टैक्स का ही ट्रांजैक्शन है? एज वेल एज आपको नहीं लगता क्या ये इनकम टैक्स रिफंड भी टैक्स का ट्रांजैक्शन है? मतलब ये 53,000 में भी ये 55,000 में भी ये 3,000 इंक्लूडेड है ना? वो 55,000 में भी 3,000 इंक्लूडेड है ना? आया ना? तो जो 2,000 दिया हुआ है उसमें उसका 3,000 का इफेक्ट आया या नहीं आया? ये जो 2,000 रुपए दिया है इसमें ये 3,000 का इफेक्ट आया या नहीं आया? इंक्लूड होके आया ना? क्या वो 3,000 का इफेक्ट इंक्लूड होके आया या नहीं आया? सिंपल हाँ या ना में जवाब दो। क्या वो 3,000 का इफेक्ट इंक्लूड होके आया या नहीं आया? 3,000 का इफेक्ट इंक्लूड होके आया है। 3,000 का इफेक्ट इंक्लूड होके आया है तो वो हटाना पड़ेगा आपको, वो भी हटाना पड़ेगा। मतलब आप अगर इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट लॉक करना चाहते हो तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग पॉइंट में आपको चाहिए रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका स्टार्टिंग पॉइंट लॉक करने के लिए आपको चाहिए रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मेरे को बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्या क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आफ्टर टैक्स दिया हुआ है? क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है कि आफ्टर टैक्स दिया हुआ है? आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ना, जिसमें से टैक्स का ये 8,000 और टैक्स का ये 3,000 इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। टैक्स का ये 8,000 और 3,000 एडजस्ट करने के बाद मेरे को बिफोर टैक्स मिलेगा। ये 8,000 और 3,000 एडजस्ट करने के बाद ये समझाए तो थम्सअप दो, कंसेप्ट समझाए तो थम्सअप दो। कैसे करेंगे मैं उस पर आता हूँ। भाई ये 3,000 2,000 जो है ये 2,000 रुपए इज बिफोर नहीं आफ्टर टैक्स, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हम ले रहे हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,000 रुपए हमको, बट कैश फ्लो के लिए स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए रहता है, बिफोर टैक्स चाहिए रहता है। तो ये जो 2,000 रुपए 2,000 से हमारे को आना पड़ेगा बिफोर टैक्स पे। अब कैसे आऊंगे जरा ध्यान दो, सिंपल लॉजिक है, मैं लॉजिक पढ़ा चुका हूँ। अच्छा नहीं समझा सर, अभिषेक का बोलना है नहीं समझा। बेटा क्या नहीं समझा अभी भी, क्या नहीं समझा? ये तो प्रिंटिंग एरर है। ये जो मैंने बोला है ये नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, दिस इज नॉट बिफोर टैक्स, दिस टैक्स नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज आफ्टर टैक्स। जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स। अगर आपका वहाँ बिफोर टैक्स लिखा हुआ है तो उसको करेक्ट करके आफ्टर टैक्स करो। एंड वाई आई एम सेइंग दिस इज आफ्टर टैक्स, वाई आई एम सेइंग दिस इज आफ्टर टैक्स, ये 2,000 रुपए आपने 55,000 माइनस 53,000 से लाए ना, ये 10,000 रुपए आपने 55,000 माइनस 53,000 रुपए से लाया ना, बोलो हाँ या ना? 55,000 माइनस 53,000 से लाया, बोलो यस और नो, बराबर है। अब ये जो 55,000 है क्या इसमें 3,000 इंक्लूडेड है? क्या ये 55,000 में 3,000 इंक्लूडेड है? और ये 8,000 क्या 53,000 में इंक्लूडेड है? तो ये वाला और ये वाला दोनों टैक्स उस कैलकुलेशन में इंक्लूडेड है। तो क्या टैक्स ये 2,000 के प्रॉफिट पे आने के लिए टैक्स कंसिडर हुआ या नहीं हुआ? सिर्फ इतना सवाल है, क्या ये 2,000 के प्रॉफिट पे आने के लिए टैक्स कंसिडर हुआ या नहीं हुआ? जवाब दो, क्या ये टैक्स कंसिडर हुआ या नहीं हुआ? तो ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हमको स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए रहती? स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टैक्स चाहिए रहता है कि बिफोर टैक्स चाहिए रहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए रहता है इनडायरेक्ट मेथड में, आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? तो अगर हमको बिफोर टैक्स चाहिए और क्वेश्चन में आफ्टर दिया हुआ है तो आपको नहीं लगता ये आफ्टर को कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर में? ये जो आफ्टर है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर में। इतना समझाया था मैंने, कैसे करेंगे वो नहीं बताया, बट क्या करेंगे ये तो बता दिया। अभी समझा अभिषेक? भाई आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को बिफोर टैक्स पे कन्वर्ट करना है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को बिफोर टैक्स प्रॉफिट पे कन्वर्ट करना है। कैसे समझाता हूँ, कैसे समझाता हूँ? मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो रिफंड है ये रिफंड P&L स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ है यानी इनकम है ना, ये रेवेन्यू इनकम साइड में लिखा हुआ है। और ये एक्सपेंस है ना, डेबिट हुआ है, ये एक्सपेंस है हाँ या ना? इन दोनों के इफेक्ट हटाना है, उल्टा जाना है, ठीक है? इन दोनों के इफेक्ट हटाना है। मेरे को बताओ इनकम प्रॉफिट में से ऐड होनी चाहिए, इनकम प्रॉफिट में ऐड होनी चाहिए, मगर हमको इफेक्ट लाना है कि हटाना है? इनकम प्रॉफिट में ऐड होनी चाहिए बट हमको इफेक्ट हटाना है ना। हटाने के लिए क्या करेंगे? इनकम को प्रॉफिट में से हटाना है तो क्या करोगे? जवाब दो।
हटाने के लिए लेस करेंगे ना। इनकम, देखो लॉजिक सिंपल, वही रूल जो हम इनडायरेक्ट में लगाते हैं, इनकम प्रॉफिट में ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस इनकम टैक्स रिफंड विल बी डिडक्टेड 3000। इनकम टैक्स रिफंड 3000 से हट जाएगा, हटाने के लिए लेस कर देंगे। सेम अगला प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ 8,000 रुपये का प्रोविजन है, 8,000 रुपये का प्रोविजन है, मेरे को बताओ 8,000 रुपये का प्रोविजन हटाना है, 8,000 रुपये का प्रोविजन हटाना है, जवाब दो। 8,000 रुपये का प्रोविजन हटाना है, खर्चा हटाएंगे, इनकम में से एक्सपेंस हटाना है, एक्सपेंस होने चाहिए लेस, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या करूंगा मैं, एक्सपेंस कम कर दूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, एक्सपेंस कम कर दूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 8,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्या 8,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यस और नो। तो 2,000 माइनस 3,000 प्लस 8,000 कितना होता है नेट इफेक्ट, 2,000 माइनस 3,000 प्लस 8,000 नेट इफेक्ट होता है आपका 7,000। आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 7,000। दिस विल बिकम योर स्टार्टिंग पॉइंट। आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 7,000, दिस विल बिकम नाउ योर स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था, नहीं दिया रहा तो निकालना पड़ता। कैसे निकालेंगे, अगर उसमें टैक्स चार्ज हो गया है तो टैक्स के एलिमेंट हटाना है, और हटाने का रूल वैसा ही है जैसा हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को हटाते, जा रहे उल्टा तो रिवर्स, जा रहे उल्टा तो रिवर्स, जा रहे उल्टा तो रिवर्स। समझा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला, समझा क्या, हाँ या ना, समझा है तो थम्स अप दे दो। डायरेक्ट वायरेक्ट भी हो सकता था, आप करो वो करो, मेरे हिसाब से ये सही तरीका है। डायरेक्ट कैसे हो सकता था मनन, तू करता तो अल्टीमेटली 2,000 में से 3,000 माइनस और 8,000 ऐड ही करता ना, रफ में करता, बट करता तो यही ना। अब तू रफ में कर फेयर में कर, तेरा कॉल है, तेरे को जितनी मचाना है मचा, मैं तो तरीका सही तरीका बताऊंगा। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, मैं बताऊँ क्या, ये आप लोगों ने सीबीएसई में पढ़ा होगा और ये आप लोग वर्किंग नोट में बनाते होंगे, ये कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में बनाते होंगे या एक लाइन में लिखते होंगे। तो आपको लग रहा होगा सर हम तो 7,000 डायरेक्ट निकाल देते हैं, है ना। बट मेरे को एक चीज बताओ ईमानदारी से, दिल पे पत्थर रख के, हर बार में एक बार में सही आता था क्या आपका आंसर, दिल पे पत्थर रख के बताता, हर क्वेश्चन में आप बिफोर टैक्स सही निकाल पाते थे क्या, बिफोर टैक्स सही निकाल पाते थे क्या, हर बार एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम सही निकलता था क्या, कभी कभी निकलता था, हर बार सही नहीं निकलता था, क्योंकि वर्किंग नोट में फिर फंडे चेंज होते थे आपके, कभी लॉस आ गया तो गड़बड़ करते थे। ये यहाँ बना लो ना, दिक्कत क्या है, वो वर्किंग नोट में बनाने की जगह उसको फर्स्ट पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल लो ना, अल्टीमेटली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू यहीं से होगा। ये तरीके से अगर आप जाओगे तो कभी गलत नहीं करोगे। आपका अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर टैक्स ही है, बट बिफोर टैक्स पता नहीं है तो हमने आफ्टर टैक्स को बेस बना के बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, जिसमें से टैक्स के एलिमेंट हटाना है। और हटाना है तो सिंपल है, खर्चे हटाने होने चाहिए लेस, जा रहे उल्टा तो ऐड, इनकम हटानी है होनी चाहिए ऐड, जा रहे उल्टा तो लेस, वही किया। ये रिफंड इनकम थी और ये प्रोविजन हमारा एक्सपेंस था। अब मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता, आप चाह कर भी एग्जाम में गलत नहीं कर पाओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, क्योंकि अब याद है भाई, ये वर्किंग नोट अलग, काहे एक वर्किंग नोट और बढ़ाना, काहे एक वर्किंग नोट बनाना, यहीं तू शुरुआत के 3-4 लाइन यूज कर सकता ना, क्योंकि वर्किंग नोट का फिर रेफरेंस यहाँ लेके आते हैं, बाल खुजाते क्या कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी क्या करना है, बिफोर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, आफ्टर टैक्स ले ले, टैक्स एडजस्ट करते हुए निकाल ले, बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन कर ले, खत्म। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, बोलो हाँ या ना, यस और नो। बढ़ो आगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब तो क्या है, क्वेश्चन इजी हो जाना है। बिफोर टैक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, दी हुई है मतलब निकाल ली हमने, बिफोर टैक्स की इंफॉर्मेशन ले ली। अब इसमें क्या करना है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एडजस्ट करना है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ये जो 3 एक्टिविटीज हमने पहली मार्क कर दी थी वो एडजस्ट करना है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एडजस्ट करना है, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एडजस्ट करेंगे, मतलब क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इनकम है, हटाना है, इसका इफेक्ट हटाना है, हटाना है, प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000 रुपये लेस हो जाएगा, ये हो गया, इसका इफेक्ट दे दिया। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन खर्चा है, खर्चा प्रॉफिट में से, खर्चा प्रॉफिट में क्या होना चाहिए, खर्चा प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड कर दूं, ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, गुडविल अमोर्टाइजेशन। देखो बेटा फर्क कुछ नहीं है,
टैंजिबल एसेट्स जो रहते हैं, टैंजिबल एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। जो भी हमारे ज़िंदगी में टैंजिबल एसेट्स रहेंगे, टैंजिबल एसेट्स पे क्या चार्ज होगा? गुडविल। और इनटैंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन चार्ज होता है। रहता डिप्रिसिएशन ही है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट एंट्री होती, यहाँ एंट्री होंगी अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अमोर्टाइजेशन नाम का अकाउंट डेबिट होगा, बट होगा डेबिट ही, है डिप्रिसिएशन ही, वो है डिप्रिसिएशन ही। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। पक्का श्योर? कोई डाउट? बढ़े आगे यहाँ से, होगा वो डिप्रिसिएशन ही। बढ़ो आगे यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हो गया डिप्रिसिएशन, गुडविल, अमोर्टाइजेशन। डिप्रिसिएशन हो गया, गुडविल, अमोर्टाइजेशन हो गया। अगला क्या है? अदर एक्सपेंसेस में ये एक है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेबिट है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी खर्चा है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? ऐड। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ऐड कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 3000 रुपये, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ऐड हो जाएगा 3000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना, यस और नो। बढ़े आगे यहाँ से। शैल आई मूव फर्दर? हो गया। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमने एडजस्ट कर दिया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमने एडजस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे? यू आर डन विथ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यू आर डन विथ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब क्या करेंगे बोलो? अब क्या करेंगे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर लिया। अब आपको नहीं लगता यू हैव टू कैलकुलेट द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट टैक्स, क्योंकि टैक्स हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। तो ये वर्किंग नोट है आपका नीचे में, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ लिख लो करंट एसेट्स, यहाँ लिख लो करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी लिखा गया, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। क्या है? सबसे पहला रेंट पेएबल लाइबिलिटी है। माइक बंद कर दो। ये मनन क्या मजाक है? माइक का है चालू किया है? मजाक लगा के रखा है क्या? हर बार बताना पड़ रहा तेरे को? रेंट पेएबल आ जाओ, ध्यान दो। रेंट पेएबल कौन सी है? हर बार मिस्टेक होती है, सॉरी बोल रहा तू, हर बार मिस्टेक होती है। यस कमान आ जाओ, ध्यान दो। हाँ ठीक है, जो भी हुआ आप जाने दो। बोलना पड़ा उसको, सुनता ही नहीं, प्यार से समझाओ तो उसको समझ में ही नहीं आता हर बार। रेंट पेएबल और ट्रेड पेएबल, आपको नहीं लगता ये दोनों करंट लाइबिलिटीज है? रेंट पेएबल और ट्रेड पेएबल 2000, 21,000, 2500 और 25,000। 2000, 21,000, 2500 और 25,000। तो ये रेंट पेएबल करंट लाइबिलिटीज है। तो ये बराबर हेड में डिवाइड करना क्योंकि इजी रहता है। आप सेम ऐसे ही उठा के लिस्ट मत बना देना, आप चाहो तो डिफरेंस यहाँ भी ले सकते हो। बट क्या होता है ना, कभी कभी करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटीज है, उसमें दिक्कत होती है, फिर वो ऐड लेस करने को, कंक्लूजन निकालने में प्रॉब्लम जाती है। तो करंट लाइबिलिटीज अलग कर दो, रेंट पेएबल अलग, ट्रेड पेएबल अलग। रेंट पेएबल हो गया 2000, 2500, ट्रेड पेएबल हो गया 21,000, 25,000। ट्रेड पेएबल हो गया 21,000, 25,000। क्लियर है यहाँ तक? ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री 15,000, 21,000, 25,000, 22,000। ट्रेड 15,000, 21,000, 25,000, 22,000। ट्रेड पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक जमता? नेक्स्ट, अब इसके चेंजेस के इफेक्ट ऊपर स्टेटमेंट में ले लो। चेंजेस के इफेक्ट ऊपर स्टेटमेंट में ले लो, मतलब कितना हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा है या कम हुआ है? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा है या कम हुआ है? देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 6,000, 6,000 का इंक्रीज है जो लेस हो जाएगा। एसेट बढ़ा है, फायदा बढ़ा है, फायदा हुआ, फायदा हुआ ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस। 3,000 से डिक्रीज, 500 से इंक्रीज और 4,000 से इंक्रीज, बराबर है। 500 से इंक्रीज और 4,000 से इंक्रीज। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे को बताओ, एसेट्स कम हुए, 3,000 से एसेट का वैल्यू कम हुआ। एसेट का वैल्यू कम हुआ तो फायदा या नुकसान है? जवाब दो। एसेट का वैल्यू 3,000 रुपए से कम हुआ है तो फायदा या नुकसान है? जवाब दो। लॉस है, लॉस है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, दोनों इंक्रीज है, लाइबिलिटीज बढ़ी है तो नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? ऐड। बराबर है हाँ या ना? यस और नो?
अब ये चार ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट हमको ऊपर देना है, ये चार ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट हमको ऊपर देना है, क्या नाम से? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये जो है यहाँ कहीं पे भी आएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कैसा? मदद करो, फटाफट मदद करो मेरी। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के हिसाब से इफेक्ट देते चलो। क्या हो जाएगा? सबसे पहला क्या है? लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 6,000 रुपये, हाँ या ना? अगला क्या हो जाएगा? एड डिक्रीज इन इन्वेंट्री 3,000 रुपये। एड डिक्रीज इन इन्वेंट्री 3,000 रुपये। एड इंक्रीज इन रेंट पेएबल 500। एड इंक्रीज इन रेंट पेएबल 500। क्लियर है? एड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 4,000। एड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 4,000। बराबर है यहां तक? बोलो हाँ या ना? यस और नो? जमता है यहां तक? कोई डाउट? बड़े आगे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए आपने निकाल लिया चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के भी इफेक्ट ले लिए, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के भी इफेक्ट ले लिए, हो गया। बैलेंस कर लो, टैक्स एडजस्टमेंट के अलावा सब हो गया। एक बार बैलेंस कर लो फिर भी, चलो। 7,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 ये जोड़ लो। आप चाहो तो इसको इनर आउटर कॉलम भी मेंटेन कर सकते हो, मतलब ऐसा इसको इनर कॉलम में लिखो, आउटर कॉलम में टोटल लिख लो, इजी जाता है। कितना हो जाना है इसने? 10,000। ये हो गया आपका 15,000 रुपये चेंजेस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 7 प्लस 10 17 माइनस 2 15। ये 6,000 रुपये, ये हो गया आपका 16,500। क्लियर है? 16,500 क्लियर है? बोलो हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़े यहां से। अब ये जो 16,500 आ गया, ये जो आपका 16,500 आ गया, इसके बाद क्या होगा आपका? इसमें टैक्स एडजस्ट करना है, इसमें टैक्स एडजस्ट करना है। बोलो हाँ या ना? इसमें टैक्स एडजस्ट करेंगे, कैसा होगा टैक्स का एडजस्टमेंट? इसमें से लेस करना है आपको टैक्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स दिया हुआ है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स दिया हुआ है 8,000 रुपये, वेदर दैट टैक्स इज अ कैश एक्सपेंडिचर और कैश वो नॉन कैश है? 8,000 नॉन कैश है ना? 8,000 नॉन कैश है, हाँ या ना? तो ये पहले 8,000 रुपये से आपको कैश निकालना पड़ेगा। चलो आ जाओ, उसके लिए आपका नीचे में एडजस्टमेंट में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 13,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्रोविजन है 10, क्लोजिंग प्रोविजन है 13। ओपनिंग प्रोविजन है 10, क्लोजिंग प्रोविजन है 13, हाँ या ना? यस और नो? ओपनिंग प्रोविजन है 10, क्लोजिंग प्रोविजन है 13। बड़े आगे यहाँ से। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स जो पी एंड एल में डेबिट हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो पी एंड एल में डेबिट हुआ है 8,000, यहाँ लेस हुआ है ना, यहाँ डेबिट है, तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा पी एंड एल के नाम से 8,000 रुपये। पी एंड एल के नाम से 8,000 रुपये, बोलो हाँ या ना? प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 8,000 रुपये, बोलो यस और नो? इसको बैलेंस कर लोगे तो यूल फाइंड कि आपका कितना इनकम टैक्स पे करना बनता है। कितना इनकम टैक्स पे करना बनता है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपने पे किया, बराबर है ना? ये अकाउंट तो हम देख रहे हैं ना, इसके पहले से बना रहे हैं। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, इनकम टैक्स पेड यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड 5,000 रुपये माइनस हो गया, इनकम टैक्स पेड 5,000 रुपये माइनस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? जमता है? साथ ही साथ में आपको नहीं लगता ये जो 3,000 रुपये का जो रिफंड आया हुआ है, 3,000 रुपये का जो रिफंड है, दैट इज ऑल्सो रिसीव्ड इन कैश?
पैसा आया ना, 3,000 रुपए का जो रिफंड आया वो पैसा आया ना। और ये जो 7,000 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या ये 7,000 में 3,000 का इफेक्ट है या नहीं है? वो 7,000 में 3,000 रुपए का इफेक्ट है या नहीं है? जवाब दो। 7,000 में 3,000 का रिफंड का इफेक्ट है या नहीं है? है। है। बेटा मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 3,000 रुपए ये लेस करके मैंने उसका इफेक्ट लिया था या हटाया था? ये जो दो आपने किया था, ये दोनों हरकत करके आपने इफेक्ट लाया था या हटाया था? मैं वापस पूछ रहा हूँ, वो 7,000 में क्या 3,000 रुपए के रिफंड का इफेक्ट है या नहीं है? वो 7,000 में 3,000 रुपए का इफेक्ट है या नहीं है? नहीं है ना। अगर वो 3,000 रुपए का रिफंड का इफेक्ट नहीं है तो आपको नहीं लगता 3,000 रुपए का रिफंड आया मतलब कैश आया होगा? 3,000 रुपए का रिफंड आया मतलब कैश आया होगा? आया ना। तो कैश आया होगा तो वो 3,000 रुपए से इनफ्लो बढ़ा होगा, 3,000 रुपए का पैसा आया होगा। जैसा आपने 5,000 रुपए का टैक्स भरा है वैसे ही 3,000 रुपए का आपको रिफंड भी तो मिला है ना। 5,000 रुपए का आपने टैक्स पे किया है, उसी तरीके से 3,000 रुपए का आपको रिफंड भी तो मिला है ना। तो क्या ये यहाँ एडजस्ट होगा या नहीं होगा? नीचे 3,000 रुपए से इनफ्लो बढ़ेगा ना। बेटा ये समझा क्या? सर ये 3,000 यहाँ क्यों लिखे जब आप ऊपर लिख चुके हैं? ऐसा तो नहीं है ना किसी के दिमाग में? ये जब 3,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिखा था तो मैंने इफेक्ट लिया था कि हटाया था? ये 3,000 रुपए जब साथ पे लाने के लिए मैंने 3,000 रुपए लिख के इफेक्ट लिया था कि हटाया था? इफेक्ट हटाया था। इफेक्ट हटाया था हमने। अब आपको लग रहा होगा कि सर वहां हटाते, वहां माइनस किया फिर यहाँ प्लस किया, उससे अच्छा माइनस ही नहीं करते। आपको लग रहा होगा वहां माइनस किया यहाँ प्लस किया, उससे अच्छा वहां माइनस ही नहीं करते। नहीं, प्रेजेंटेशन का तरीका सही है कि भाई आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन है, इनकम टैक्स से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन है। स्टार्टिंग पॉइंट, एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट 2 नहीं रहना चाहिए ना। स्टार्टिंग पॉइंट 7,000 है, वो 7 पे लाने के लिए 3 और 8 एडजस्ट किया था, हटाने के लिए एडजस्ट किया था, उसका इफेक्ट नहीं दिया था। 3,000 का इफेक्ट लिया नहीं था, 3,000 का इफेक्ट हटाया था, इनडायरेक्ट मेथड हटाया था। तो आपका जो प्रॉफिट आया है वो 16,500 है, बिफोर टैक्स 16,500 ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फ्लो आया है। उसमें से टैक्स एडजस्ट कर लोगे तो आपका वो आ जाएगा 14,500। कितना आ जाएगा? 14,500। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? जमता है? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? क्या लगता है इनकम टैक्स समझा कैसे निकाला जाता है? स्पेशली ये समझा क्या कि भाई बिफोर टैक्स पे लाने के लिए, बिफोर टैक्स पे लाने के लिए कैसे एडजस्ट करते, बिफोर टैक्स पे लाने के लिए कैसे एडजस्ट करते, ये समझा क्या? हाँ या ना? छाप लो इसको फटाफट। कोई डाउट है तो पूछ लो। डन फर्स्ट पार्ट। वर्किंग कैपिटल चेंज 15,000 जो आ रहा है, 15,000 और उसका नीचे का वर्किंग कैपिटल चेंज एंड वर्किंग नोट पूरा एक फ्रेम में ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया है? बेटा कॉपी मेंटेन करो प्रॉपर, कॉपी में लिखो। प्रॉब्लम नंबर 5 डन। शैल आई मूव फर्दर? बढ़ू आगे। प्रॉब्लम नंबर 6,
प्रॉब्लम नंबर 6, चला आ जाओ, सभी का ध्यान स्क्रीन पे, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, शुरू कर रहा हूं मैं। रेडी 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 स्टडी गो। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 6? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना दिया हुआ है? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। चलो शुरू कर रहा हूँ, बातें नहीं, बकर नहीं, मस्ती नहीं, चकलस नहीं, सबका ध्यान बोर्ड पे। मैं क्या कर रहा था इसमें? नीचे में कुछ भी नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है, इतना सा ही क्वेश्चन है, दैट्स इट। एक मिनट है, इसका अपन शुरू करूँ? सुनोगे सभी लोग शांतिपूर्वक, ध्यान से, दिमाग से सुनो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स। जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया हुआ है? आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 6,28,000। तो मेरे को बताओ, ये जो 6,28,000 है बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है? 6,28,000 बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है? जवाब दो। 6,28,000 आफ्टर टैक्स है। अगर आफ्टर टैक्स है तो बिफोर टैक्स में आने के लिए आपको टैक्स एडजस्ट करना पड़ेगा ना। बिफोर टैक्स पे आने के लिए टैक्स एडजस्ट करना पड़ेगा, यस और नो? अच्छा, उसके बाद में दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रोसीडिंग फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट। ये आपको रिसिप्ट हुआ है, ये आपको रिसिप्ट हुआ है, ये आपकी इनकम है। बट मेरे एक सवाल का जवाब देना, जो फेमिनाइन सेटलमेंट है, फेमिनाइन सेटलमेंट मतलब सूखा पड़ने की वजह से आपको, आपका शायद कोई खेती वेती का नुकसान हो गया होगा जिसमें सूखा पड़ने की वजह से आपको नुकसान हुआ, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने 1,00,000 रुपए दिए, 1,00,000 रुपए कैश में दिए। इट्स एन इनफ्लो, इट्स एन इनफ्लो, कैश इनफ्लो है। बट इज इट एन ऑपरेटिंग और अ नॉन ऑपरेटिंग? It's an operating or a non-operating activity? Don't you think it's a non-operating and extraordinary item? Non-operating with an extraordinary item, yes or no? हाँ या ना में जवाब दो। नॉन ऑपरेटिंग विथ एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, यस और नो? यहाँ पे लिख सर कैश कैसे अज्यूम किया? यहाँ लिखा हुआ है ना, इंश्योरेंस प्रोसीडिंग्स, प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स मतलब यू हैव रिसीव्ड। इंश्योरेंस कंपनी यूज द वर्ड, दे नेवर से कि पैसा दिया है। इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम, जब तक कि वैसे भी इंश्योरेंस प्रोसीड मिलता नहीं है तब तक रिकॉर्ड ही नहीं होता, क्योंकि पता नहीं रहता है ना कितना मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा, वो जब मिलता है तभी पता चलता है। प्रपोज्ड डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रपोज्ड डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको भी लिख दूं क्या? नॉन ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की जगह नॉन ऑपरेटिंग लिख देता हूं। डिप्रिसिएशन नॉन कैश, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग। तो ये इतनी एक्टिविटी जो है, ये जो लाइन के बीच में लिखी हुई है, ये जो है ये नॉन ऑपरेटिंग है। एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, बराबर है। ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्टिविटीज है। आगे ये इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है, इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, income tax paid and a refund on income tax received, income tax paid on refund and income tax received 3,000 रुपए। क्लियर है? हाँ या ना? यस और नो? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। ये जो 6,28,000 है, दिस इज आफ्टर टैक्स ना, 6,28,000 आफ्टर टैक्स है। तो क्या ये 6,28,000 में ये दोनों टैक्स के इफेक्ट जा चुके हैं? यानी वैसे तो 6,28,000 में ये वाला रिफंड का इफेक्ट जा चुका है, हाँ या ना? जवाब दो। 6,28,000 में ये वाले रिफंड का इफेक्ट जा चुका है, हाँ या ना में जवाब दो। यस और नो? अच्छा, 6,28,000 में
टैक्स का क्या इफेक्ट गया होगा, 1,53,000 की 1,12,000, 1,18,000? वो टैक्स का, ये 6,28,000 में कौन सा इफेक्ट गया होगा, 153, 1,18 या दोनों? 153, 118 या दोनों? टैक्स का कौन सा इफेक्ट गया होगा, 153, 180 या दोनों? जवाब दो। दोनों। कठिन है जनता। 2 मिनट ध्यान दो। ये आपका टैक्स अकाउंट था पिछले क्वेश्चन का। मेरे को एक चीज बताओ, ये 5,000 और ये 8,000 दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये जो 5,000 है और 8,000 दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये पी एंड एल का है और ये पेमेंट है, बराबर है ना? ये प्रॉफिट एंड लॉस का और वो पेमेंट है, हाँ या ना? ये प्रॉफिट एंड लॉस है और वो पेमेंट है, यस और नो? तो आपको नहीं लगता ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जो, कहाँ गया, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रोविजन, दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रोविजन जो आपने बनाई, प्रोविजन क्रिएटेड बोल सकते हैं ना हम इसको। और दिस कैश इज इनकम टैक्स पेड, बराबर है? दिस कैश इज इनकम टैक्स पेड। तो क्या प्रोविजन और पेड दोनों सेम है कि अलग अलग है? प्रोविजन और पेड सेम है कि अलग अलग है? ये समझ में आया तो थम्स अप दो। प्रोविजन और पेड दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है, अगर ये समझ में आया तो थम्स अप दो। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट किसका जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस, मैं कैश फ्लो पूछ ही नहीं रहा, बाजू में रखो कैश फ्लो। प्रॉफिट एंड लॉस में किसका इफेक्ट गया होगा, 8,000 का या 5,000 का? पी एंड एल में जो माइनस हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, 8,000 या 5,000? प्रॉफिट एंड लॉस जो माइनस हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, 8,000 या 5,000? जवाब दो। प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा हूँ मैं, कैश फ्लो नहीं बोल रहा हूँ। बाद में ये बोल लो ना हमको तो लगा सर आपने कैश फ्लो पूछा है। मैं पहले बोल रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में जो इफेक्ट गया होगा वो 5,000 का गया होगा कि 8,000 का गया होगा? सी एस ई टी में अकाउंट्स होना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे हाल रहते बच्चों के। बोल रहे 5,000 का इफेक्ट गया होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में। सर प्रॉफिट एंड लॉस में 5,000 का इफेक्ट गया होगा। कितना इफेक्ट गया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 5,000 का इफेक्ट गया हुआ है कि 8,000 का इफेक्ट गया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का इफेक्ट गया हुआ है आपके साथ? अब भी एक 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 क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था जिसमें पी एंड एल स्टेटमेंट में 8,000 का इफेक्ट दिखाया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस में काय का इफेक्ट गया है, 5,000 या 8,000? वापस अरे लिखा, अरे आंख के अंधो, यहाँ लिखा हुआ भी है प्रॉफिट एंड लॉस में 8,000 का इफेक्ट गया होगा। ये जो 5,000 का इफेक्ट है ये कैश में गया होगा ना? ये 5,000 का इफेक्ट कैश में गया होगा ना, हाँ या ना? यस और नो? समझा या नहीं समझा, अभी भी डब्बा गुल है? समझा? तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों के इफेक्ट जाते हैं कि एक का ही जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों के इफेक्ट जाते हैं कि एक का इफेक्ट जाता है? क्रिएटेड जाता है या पेड जाता है कि दोनों जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रिएटेड जाता है, प्रोविजन जाता है कि दोनों जाता है? सिर्फ क्रिएटेड जाता है ना? प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ क्रिएटेड बोलता हूँ मैं, रिफंड नहीं है यहाँ कहीं, रिफंड नहीं लिखा हुआ है यहाँ कहीं, रिफंड नहीं लिखा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ प्रोविजन और पेड में से इफेक्ट किसका जाता है? तो प्रोविजन का इफेक्ट जाता है। यही सवाल मैंने आपको यहाँ पूछा था, यही सवाल थोड़ी सी उम्मीद करके मैंने आपसे यहाँ पूछा था। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताओ, डोंट यू थिंक दिस इज प्रोविजन? यहाँ लिखा हुआ भी है, ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स इज 1,500 एंड दिस इज इनकम टैक्स पेड। अब मेरे को बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा इफेक्ट गया होगा, 1,53,000 का इफेक्ट गया होगा कि 1,18,000 का इफेक्ट गया होगा कि दोनों गया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा इफेक्ट गया होगा, 1,53,000 या 1,18,000? यही पूछा था मैंने जिसमें आपने दोनों बोला था भर भर के।
ये ऐसी चीजें हैं जो अज्यूम की रहती है कि ये तो बचपन में समझती होंगी कि पेड़ का इफेक्ट पी एंड एल में नहीं गया होगा, खर्चे का इफेक्ट पी एंड एल में गया होगा। दोनों कैसे जा सकता है? या तो खर्चा जाएगा या तो पेड़ जाएगा। एक कैश में गया है ना इफेक्ट। इसलिए ईटी में ना अकाउंट्स होना, नहीं तो फिर ऐसे करते बच्चे, ऐसे जवाब देते। पी एंड एल में सिर्फ एक ही इफेक्ट गया होगा, वो वाला। अब मैं वापस पूछ रहा हूँ टैक्स से रिलेटेड ये जो 6,28,000 है, टैक्स से रिलेटेड ये 6,28,000 में क्या वो 1,53,000 का इफेक्ट गया है? इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या वो 1,53,000 का इफेक्ट गया है? गया है। क्या ये 3,000 रुपए का इफेक्ट गया है? क्या ये 3,000 रुपए का इफेक्ट वो 6,28,000 में गया है, हाँ या ना? 3,000 रुपए का रिफंड का इफेक्ट आया होगा ना उसमें, पी एंड एल में क्रेडिट हुआ होगा ना, वो प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट कैसे निकालते आप? प्रॉफिट कैसे निकालते आप? इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट निकालोगे ना। तो क्या ये रिफंड का इफेक्ट इनकम में आया होगा? क्या वो इनकम रिफंड का इफेक्ट इनकम में आया होगा? बोलो हाँ या ना। तो ये दो आइटम आपको एडजस्ट करना है। ये दो आइटम कैसे एडजस्ट करना है? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। 6,28,000 इज आफ्टर टैक्स, 6,28,000 इज आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स पे लाना है, तो वो वाला खर्चा अलग करना है और ये वाली इनकम अलग करना है। ये समझा क्या? 6,28,000 में से वो वाला खर्चा अलग करना है और ये वाली इनकम अलग करना है। इससे क्या मिल जाएगा? इससे क्या मिल जाएगा? जवाब दो। इससे क्या मिल जाएगा? जवाब दो। इससे क्या मिल जाएगा? इनकम टैक्स, सॉरी इनकम बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बराबर है ना? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो आ जाओ, मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ध्यान दो, सुनो अच्छे से सुनो। अब मेरे को समझ गया है कि आपको एकदम ही बचपने जैसा पढ़ाना पड़ेगा। सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। चलो यहाँ बोलने की जगह ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कुछ तो भी हो रहा है इधर बाजू में। हम्म, ये बोलने की जगह आपको दिखाते हैं, लिखने की जगह आपको दिखाते हैं। कभी कभी बचपन में हमने ये पढ़ा था, तो हम दिखाते हैं आपको, ठीक है? बोल के नहीं, दिखा के समझाएंगे अब। हम्म, ये याद है क्या? ये प्रॉफिट एंड लॉस का नीचे का स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का नीचू का स्टेटमेंट है, ठीक है? ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मेरे को एक चीज़ बताओ। अभी आपके पास में दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस, कितना दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस? कितना दिया है प्रॉफिट? 6,28,000। आपके पास में ये दिया हुआ है 6,28,000, इसको यहाँ लिखते हैं। 6,28,000 आपका नेट प्रॉफिट है, एंड ये 6,28,000 इज आफ्टर प्रोविजन 1,53,000। टैक्स का है, ये रहा 1,53,000 का टैक्स पेड है, और 3,000 रुपये का रिफंड है आपका। तो आपका टोटल 1,50,000 रुपये का नेट इफेक्ट है। ऐसा बोलूँ तो चलेगा? ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, हाँ या ना? भाई 1,53,000 का टैक्स माइनस होगा। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम कितना है वो नहीं पता, वही तो निकालना है। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम कितना है वो नहीं पता, वो यहाँ से वहाँ वही तो निकालना है हमको। यहाँ से वहाँ जाने के लिए वही तो निकालना है, हाँ या ना? ये होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट कैश फ्लो का। ये पॉइंट जो है ये क्या होना चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। बट हमको दिया हुआ ये यहाँ से यहाँ जाना है ना हमको, बट बीच में क्या क्या आइटम है वो तो देखने पड़ेंगे ना। बीच में क्या क्या आइटम है वो तो देखने पड़ेंगे ना, हाँ या ना? यस और नो? समझा क्या बोला? अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपने हाथ से बनाए, इसको थोड़ा अपने हाथ से बनाए। हाथ से बना रहा हूं मैं, यहां ध्यान दो। आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को क्या चाहिए? नेट, आप लोगों को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है? और आपको क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना दिया हुआ है? 6,28,000। कोई तो भी बच्चा नलायक कमेंट में ये लिख रहा है कि 6,25,000 है। अरे कहाँ है 625? ये 625 है कि 6,28,000 है? कितना लिखा हुआ है ये? 628 है ना? 628 है, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपने क्या करना है? लेस कर लेना है टैक्स,
अच्छा, टैक्स की प्रोविजन कितनी लेस की आपने? टैक्स की प्रोविजन आपने लेस की 153, 1,53,000 की टैक्स की प्रोविजन लेस की आपने, और ऐड हो जाएगा इनकम टैक्स रिफंड, ऐड हो जाएगा टैक्स रिफंड, बराबर है क्या? कितना ऐड हो जाएगा इनकम टैक्स रिफंड? 3,000। इनकम टैक्स रिफंड कितना ऐड हो जाएगा? 3,000। बोलो हाँ या ना। ये समझा यहां तक? ये समझा यहां तक, हाँ या ना? यहां तक समझा ये? बढ़ू आगे यहां से, बढ़ू आगे यहाँ से। ये पता नहीं है, ये निकालना है, सवाल तो यही है कि वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए ये दो आइटम एडजस्ट होने चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको नहीं लगता ये जो है प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट आई है, इससे पैसा आया है? तो प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट यहाँ ऐड हो गया होगा एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम के नाम से, ऐड हो गया होगा एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम फेमिनाइन सेटलमेंट। पैसा मिला है ना, तो ये इनकम है ना। तो फेमिनाइन सेटलमेंट के नाम से क्या ये 1,00,000 रुपए ऐड हुए होंगे? एक मिनट, कुछ नेटवर्क इशू आया हुआ है, लाइव क्लास के बच्चे गायब हो गए मेरे सामने से। हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एक मिनट, प्रोसेस हो रहा है, होने दो उसको प्रोसेस। तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो फेमिनाइन सेटलमेंट है, 1,00,000 रुपए का जो प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है। 1,00,000 रुपए का फेमिनाइन सेटलमेंट ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, बोलो हाँ या ना? यस और नो? पक्का श्योर, हाँ या ना बोलो। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम को मैंने यहाँ लिख दिया, 1,00,000 रुपए का एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम मैंने यहाँ लिख दिया। चलेगा यहाँ तक? जमेगा यहाँ तक? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू यहाँ से। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप लोगों से सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच समझ के जवाब देना। हमारा डिविडेंड कहाँ एडजस्ट होता है? डिविडेंड कहाँ एडजस्ट होता है? टैक्स के पहले या टैक्स के बाद? डिविडेंड कब एडजस्ट होता है, टैक्स के पहले या टैक्स के बाद? कमान हरिया, फास्ट जवाब दो। व्हेन वी एडजस्ट डिविडेंड, टैक्स के पहले या टैक्स के बाद? इनकम टैक्स के बाद। एक्चुअली डिविडेंड एडजस्ट होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। डिविडेंड कहाँ एडजस्ट होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, जो प्रॉफिट रहता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से वहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जाता है, और वहां से लेस होता है डिविडेंड। कहाँ से लेस होता है ये? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कहाँ लेस होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ जरा सोच समझ के जवाब देना। ये वाला जो 6,28,000 का बैलेंस है, क्या उसमें डिविडेंड का इफेक्ट आया होगा या नहीं आया होगा? 6,28,000 के बैलेंस में डिविडेंड का इफेक्ट आया होगा या नहीं आया होगा? जवाब दो। 6,28,000 में डिविडेंड का इफेक्ट दे दिया होगा कि नहीं दिया होगा? डोंट यू थिंक इट इज आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रोविजन, सब आफ्टर आफ्टर मान रहे हैं हम, आफ्टर फेमिनाइन सेटलमेंट मान रहे हैं, तो इट विल ऑल्सो बी आफ्टर डिविडेंड। क्या इसमें डिविडेंड का इफेक्ट आया होगा या नहीं आया होगा? आ गया होगा ना, तभी तो उसने डिविडेंड की एडजस्टमेंट दिया, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 72,000। तो डिविडेंड का इफेक्ट आया होगा। अच्छा, डिविडेंड का इफेक्ट पीएनएल में दिखता है कि डिविडेंड का इफेक्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस में टैक्स के बाद दिखता है? तो मैं ऐसा करूँ तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? पचा पाऊंगे क्या? मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस तो नहीं बना रहा, बट मैं डिविडेंड यहाँ से लेस कर दूँ सब आइटम, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम के बाद में पीएनएल जो बैलेंस आएगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम के बाद जो बैलेंस आएगा, ये बैलेंस कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। और उस बैलेंस में से प्रपोज डिविडेंड लेस होगा ना। उस बैलेंस में से प्रपोज डिविडेंड लेस होके फाइनल प्रॉफिट आएगा ना। प्रपोज डिविडेंड कितना है आपका? 72,000। उस बैलेंस में से 72,000 का प्रपोज डिविडेंड माइनस होके फाइनल प्रॉफिट आएगा क्या? हाँ या ना? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम एडजस्ट करने के बाद, वैसे देखा जाए तो ये पीएनएल में नहीं होता है,
ये जो प्रपोज डिविडेंड है वो पीएनएल में एडजस्ट होता है कि रिजर्व में से माइनस होता है? जवाब दो। प्रपोज डिविडेंड पीएनएल में आता है कि रिजर्व्स के प्रॉफिट में से माइनस होता है? तो रिजर्व का जो प्रॉफिट है वो अभी दिया नहीं है। अगर दिया रहता तो उसमें से माइनस करने के बाद आपका 6,28,000 आया रहता ना। वो माइनस करने के बाद 6,28,000 आया रहता। बोलो हाँ या ना। इवन आपको नहीं लगता ये रिजर्व वाले में से जो है आपके जनरल रिजर्व वगैरह क्रिएट होते तो यहां से माइनस होके जनरल रिजर्व लिखे जाते रिजर्व एंड सरप्लस में? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से ही रिजर्व क्रिएट होगा ना। तो अगर कभी अभी वाले क्वेश्चन में दिया नहीं है, आगे पीछे कभी रिजर्व रहा तो वो रिजर्व भी यहीं से माइनस होते, वो रिजर्व भी यहीं से माइनस होते। अभी तो दिया नहीं, अभी रिजर्व दिया नहीं है इसलिए अभी टेंशन नहीं है, बट रिजर्व एंड टैक्स भी माइनस करते, रिजर्व एंड डिविडेंड भी माइनस होके वो प्रॉफिट आता है। सर आप ये सब क्यों बोल रहे हो ना, ये सब क्यों बोल रहे हो? आपको नहीं लगता ये सब एडजस्ट करने के बाद ही आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा? यानी आप टैक्स एडजस्ट कर लोगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम एडजस्ट कर लोगे, आपको नहीं लगता आपको डिविडेंड भी एडजस्ट करना पड़ेगा बिफोर टैक्स पे आने के लिए? क्योंकि डिविडेंड तो टैक्स के बाद लगा होगा ना, डिविडेंड टैक्स के बाद लगना चाहिए, तो डिविडेंड भी एडजस्ट होगा टैक्स के पहले वाले प्रॉफिट पे आने के लिए। डिविडेंड भी एडजस्ट होगा टैक्स के पहले वाले प्रॉफिट पे आने के लिए। ये समझा है तो थम्स अप दो, ये समझा है तो थम्स अप दो। यहां तक समझा है क्या एडजस्ट करना है हमको? कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, कैसे करना है, बहुत बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एडजस्ट क्या करना है वो समझो। क्या बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि एडजस्ट क्या करना है? फिर बचपन में गलती हुई थी, आपको जो बोला था ना अभी एक क्वेश्चन पहले कि आपने ये वाला कैलकुलेशन वर्किंग नोट में किया था, ये वाला कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करने की वजह से कभी बिफोर टैक्स का प्रॉफिट सही आने का, सही नहीं आने का कारण ही ये था कि आपको पता ही नहीं था कि क्या क्या एडजस्ट करना पड़ता। इस बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट पे आने के लिए क्या क्या एडजस्ट करना पड़ता यही नहीं पता था आपको, गड़बड़ वो थी, इसलिए आपका गलत होता था। तो अभी मैंने आपको कोशिश की ये समझाने की कि एडजस्ट क्या क्या करना है। आप समझो, आपको चाहिए रहता, आपको बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट चाहिए रहता बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, और हमको दिया हुआ रहता आफ्टर टैक्स वाला। तो इसके बीच में देखो इतने सारे आइटम है जो एडजस्ट होने चाहिए। एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम है, इनकम टैक्स है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है जो अभी तक तो आया नहीं और आएगा भी नहीं, एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की रेवेन्यू है वो भी एडजस्ट होती, और ये वाला बैलेंस शीट में जाके वहां बैलेंस शीट में रिजर्व एडजस्ट होता, डिविडेंड एडजस्ट होता, इतनी सारी चीजें उसमें ऑलरेडी माइनस करके प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये जो 6,28,000 का है ना, उसमें ये सारी चीजें एडजस्ट होने के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो रिवर्स कैलकुलेशन से हमको ये निकालना है कि बिफोर टैक्स कितना, बिफोर टैक्स कितना, दैट विल बिकम अवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही लॉक करना सबसे बड़ा रॉकेट साइंस है। वो सही कर दिया तो क्वेश्चन चिल्लर है, वो तो देखा हमने इतने दिन से कर रहे हैं सॉल्व। बिफोर टैक्स सही तरीके से लॉक करते आना चाहिए, बिफोर टैक्स प्रॉफिट सही तरीके से लॉक करते आना चाहिए। समझा क्या? क्या क्या एडजस्ट करेंगे वो समझा क्या? क्या क्या एडजस्ट करेंगे एक बार क्वेश्चन से बता दो, मैं पूछ रहा हूं क्या क्या एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चन से बताना है आपको। क्या मैं ये 1,53,000 एडजस्ट करूंगा? क्या मैं ये 1,53,000 एडजस्ट करूंगा बिफोर टैक्स पे आने के लिए? बोलो हाँ या ना। अच्छा ठीक है, वो एडजस्ट करूंगा। क्या मैं ये 1,00,000 रुपए एडजस्ट करूंगा बिफोर टैक्स पे आने के लिए, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम? क्या ये 1,00,000 रुपए में बिफोर टैक्स पे आने के लिए एडजस्ट करूंगा? बोलो हाँ या ना। क्या मैं ये प्रपोज डिविडेंड 72,000 का एडजस्ट करूंगा? बोलो हाँ या ना। अच्छा एक मिनट एक मिनट, यहाँ वर्ड्स क्या वापरे हुए? प्रपोज डिविडेंड। मेरे को बताओ ये प्रपोज डिविडेंड है, इसका मतलब ये डिविडेंड पेड है क्या? ये प्रपोज डिविडेंड है, इसका मतलब क्या है? डिविडेंड पेड है क्या? अब है ये नहीं है, प्रपोज डिविडेंड अलग चीज होती है, डिविडेंड पेड अलग होता है। मैं बोल रहा हूँ मैं 72,000 डिविडेंड दूंगा, फिर मीटिंग में जाके, बोर्ड मीटिंग में जाके वो डिसीजन होता है ना कि 72 पे अग्री हुए कि नहीं हुए। अगर सब अग्री हुए तो डिविडेंड बांटा जाता है, उसमें भी कुछ नालायक रहते जो पैसे लेने नहीं आए हुए रहते। अच्छा वो पहले कहाँ लिखा था सर? ठीक है ठीक है, प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड पेड में फर्क है, वही फर्क जो प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड में है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड है, टैक्स पेड पेड है, प्रपोज डिविडेंड क्रिएटेड है, डिविडेंड पेड पेड है। फर्क समझा क्या? हाँ, ठीक है बताऊंगा ये आगे, आगे और बाल की खाल उधेड़ेंगे इस टॉपिक में। डोंट हैव नो फियर व्हेन कृष्णकांत मोदी जी है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं होगा, देखो डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा, मैं बात कर रहा हूं बिफोर टैक्स के लिए एडजस्ट होगा क्या? बिफोर टैक्स के लिए डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा क्या? लॉस भी एडजस्ट नहीं होगा, प्रॉफिट भी एडजस्ट नहीं होगा। अच्छा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बिफोर टैक्स पे आने के लिए डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्ट होगा क्या? बिफोर टैक्स पे आने के लिए डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्ट होगा क्या? बेटा वो इनकम है और वो
अदर इनकम है वो पहली एडजस्ट हो जाती। आपको नहीं याद, अदर इनकम पहली लिख देते हम स्टेटमेंट में, अदर इनकम पहली लिखी रहती है ना, तो क्या वो टैक्स के बाद होती है कि टैक्स के पहले ही होती है? टैक्स के पहले ही एडजस्ट हो जाती है, तो उसको यहाँ हमको बिफोर टैक्स पे लाने के लिए एडजस्ट नहीं करना है, वो नहीं करना है। बट हाँ अब ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, इनकम टैक्स पेड 1,88,000 एडजस्ट होगा या नहीं होगा? इनकम टैक्स पेड 1,18,000 एडजस्ट होगा या नहीं होगा? जवाब दो। इनकम टैक्स पेड 1,18,000 एडजस्ट होगा या नहीं होगा? द आंसर इज नो। प्रोविजन एडजस्ट होता है, पेड नहीं, क्योंकि पी एंड एल में किसका इफेक्ट गया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस में किसका इफेक्ट गया हुआ है? पेड का या प्रोविजन का? प्रॉफिट एंड लॉस में किसका इफेक्ट गया हुआ है? प्रोविजन का। तो प्रोविजन एडजस्ट होता है, बिफोर टैक्स पे लाने के लिए प्रोविजन एडजस्ट होता है, पेड नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन का इफेक्ट जाता है। अरे दादा, अभी भी पेड लिखा है एक ने। प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में कहां गया? ये रहा ना। प्रॉफिट एंड लॉस में किसका इफेक्ट जाता है? पेड का या प्रोविजन का? प्रियांशु नलायक, पूरी महाभारत हो गई, बोले राम सीता की कौन? मिस्टेक, मिस्टेक है, बोले मिस्टेक। चलो, वैसे महाभारत में राम सीता नहीं थे। आगे बढ़ते, बढ़े आगे। क्या रिफंड एडजस्ट होगा या नहीं होगा? बोलो 3,000 का क्या रिफंड एडजस्ट होगा या नहीं होगा? 3,000 का रिफंड भी एडजस्ट होगा, 3,000 का रिफंड भी एडजस्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया कि बिफोर टैक्स पे लाने के लिए क्या क्या एडजस्ट होगा। करे पहले बिफोर टैक्स ला ले, बिफोर टैक्स आ गया तो चीज़ें आसान है। एक बार बिफोर टैक्स आ गया तो चीज़ें आसान है। कैसा? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 6,28,000। वैसे कायदे से बिफोर टैक्स रहना चाहिए, बट दिया हुआ नहीं है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बिकम अवर स्टार्टिंग पॉइंट 6,28,000। लॉजिक सिंपल है, लॉजिक सिंपल है। अगर मैं इस वर्किंग नोट में जाऊँ तो आपको नहीं लगता इसको उल्टा कैलकुलेट करके मैं निकाल सकता हूँ? 628 में 72 माइनस करके ये आया है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस, उल्टा जा रहे हैं ना, उल्टा जा रहा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, पहले निकाल लेते, पहले हम हमारे रूल से निकाल लेते, पहले हम हमारे रूल से निकाल लेते। मेरे को बताओ 1,53,000 का प्रोविजन है, प्रोविजन है, खर्चा है, प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करूंगा? खर्चा लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करूंगा? जवाब दो, जा रहे उल्टा तो क्या करूंगा? जा रहे उल्टा तो ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 1,53,000, आया ना? अगला, प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट। फेमिनाइन सेटलमेंट रिसिप्ट इनकम में ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जवाब दो। जा रहे उल्टा तो लेस कर देंगे, प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट। अगला, प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है 72,000, डिविडेंड प्रपोज खर्चा है, प्रपोज डिविडेंड यानी डिविडेंड प्रपोज खर्चा है, लेस होना चाहिए, डिविडेंड प्रपोज खर्चा है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जवाब दो। जा रहे उल्टा तो क्या होंगे करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? ऐड। क्लियर है यहां तक? हाँ मन, एक मिनट, लास्ट लास्ट। इनकम टैक्स रिफंड है 3,000, इनकम है, इनकम टैक्स रिफंड है 3,000, इनकम है, ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? लेस। जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? लेस। बराबर है? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो, हाँ या ना? अब मनन पूछ ले, तेरा डाउट क्या है? तेरा डाउट एक बार रुक जाता क्या मनन? एक बार और रुक जा, पेशेंस रख, एक बार रुक जा, ठीक है? अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, इससे आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम 7,50,000, 7,50,000। अपने को यही चाहिए था ना, अपने को यही चाहिए था ना, अपने को यही चाहिए था ना? आपने ये किया है। अगर इसको निकालने की कोशिश करूं तो ऐसा कर सकते हैं ना, किस अमाउंट में से 72,000 माइनस करूंगा तो 6,28,000 आएगा? किस अमाउंट में से 72,000 माइनस करूंगा तो 6,28,000 आएगा? बोलो। 6,28,000 प्लस 720 करो, कितना होता है? 72,000 करो, 6,22,000। ऐसा करेंगे ना, ये प्लस करेंगे, उल्टा जा रहे हैं तो इसको प्लस करेंगे। करो 628 प्लस 72 करो ना, फटाफट करो। 628 प्लस 72 करो, 6,28,000 प्लस 72,000 कितना हो रहा है? ये 7 लाख। करके देख लो, 7 लाख में से 72,000 गए तो आता है क्या? 628 आता है ना?
ठीक है, अगला एक और, किस अमाउंट में मैं 1 लाख जोड़ूंगा तो 7 लाख आएगा? किस अमाउंट में मैं 1 लाख जोड़ूंगा तो 7 लाख आएगा? जवाब तो, किस अमाउंट में मैं 1 लाख जोड़ूंगा तो 7 लाख आएगा? डोंट यू थिंक 6 लाख में 1 लाख जोड़ेंगे तो 7 लाख आएगा? रिवर्स जाते वक्त ये 1 लाख रुपए आपने माइनस किया, 1 लाख रुपए माइनस किया, हाँ या ना? 7 - 1 6 आ गया। इसका नेट इफेक्ट 53 है। अच्छा चलो, इसको 3 और उसको अलग कर दो। किस अमाउंट में से मैं 3,000 ऐड करूंगा तो आंसर 6 लाख वो आएगा, 5,97,000। और वो ऐसा करोगे उल्टा, रिवर्स कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर पता चलेगा 7,50,000 है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस, और इसको करना पड़ेगा प्लस। देखो ये माइनस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो प्लस करते ना हम। 72,000 देखो प्लस हुआ है, जा रहे उल्टा तो 72,000 प्लस हुआ है। 1 लाख ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। देखो 1 लाख रुपए लेस किया आपने। 3,000 ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो देखो लेस किया है। 153 लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो देखो ऐड किया है। तो क्या मिलता है? क्या 7,50,000। आपने ये रिवर्स कैलकुलेशन करके 7,50,000 निकाला ना, दैट इज बिफोर टैक्स। दैट इज बिफोर टैक्स, बोलो हाँ या ना? तो मैं ये जो इफेक्ट दे रहा हूँ, मैं ये जो इफेक्ट दे रहा हूँ, ये इफेक्ट्स लेने के लिए इफेक्ट दे रहा हूँ कि हटाने के लिए इफेक्ट दे रहा हूँ? ये जो प्लस माइनस करने की इफेक्ट दे रहे हैं वो हम लेने के लिए दे रहे हैं कि हटाने के लिए दे रहे हैं? जवाब दो, जवाब दो। इफेक्ट लाने के लिए दे रहे कि हटाने के लिए दे रहे? 7,50,000 पे लाने के लिए ऊपर के इफेक्ट्स, मैंने इफेक्ट्स लाने के लिए इफेक्ट दिए कि हटाने के लिए इफेक्ट दिए? ये इफेक्ट्स जो हमने दिए हुए ये हटाने के लिए दिए हुए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपकी समझ के लिए लिख देता हूँ, ये हटाने के लिए दिए। To eliminate, we have given this effect. To eliminate, we have considered this transactions. To eliminate, we have considered this transaction. समझा यहाँ तक? अब एक स्टूडेंट का डाउट है कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स तो इंक्लूडेड है, तो फिर आप उसका इफेक्ट क्यों दे रहे हो? बेटा वो इंक्लूडेड है, उसको हटाना है इसलिए इफेक्ट दिया। इंक्लूडेड है, उसको हटाना है इसलिए इफेक्ट दिया, बराबर है? अब 2 मिनट, एक चीज सुनो, एक चीज सुनो। आपको ना अभी भी एक कंफ्यूजन होगा जिन्होंने सीबीएसई में पढ़ रखा होगा। आप लोगों ने ना प्रपोज डिविडेंड जो है, आप लोगों ने, आप बच्चा लोगों ने प्रपोज डिविडेंड को यहाँ एडजस्ट नहीं किया था, बिफोर टैक्स में एडजस्ट नहीं किया था। आप लोगों ने प्रपोज डिविडेंड को नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में एडजस्ट किया था, याद है क्या? अगर याद होगा तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं ना, तो आपने प्रपोज डिविडेंड यहाँ ऐड किया होगा, यस और नो, हाँ या ना? अगर आपने प्रपोज डिविडेंड यहाँ ऐड किया ना, तो आपके सीबीएसई के टीचर थोड़े बर्बाद थे, उनको लॉजिक नहीं पता था, उनने रटाई चीजें। सीधा बोल, मुंह पे बोलूंगा मैं, क्योंकि भाई आपको मैंने लॉजिक बताया। डिविडेंड ऊपर क्यों एडजस्ट होना चाहिए? डिविडेंड ऊपर क्यों एडजस्ट होना चाहिए? क्योंकि डिविडेंड इनकम टैक्स के पहले एडजस्ट होता है कि इनकम टैक्स के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में एडजस्ट होता है? डिविडेंड इनकम टैक्स के पहले एडजस्ट होता है कि इनकम टैक्स के बाद एडजस्ट होता है? बाद एडजस्ट होता है। तो अगर आपको बिफोर टैक्स चाहिए तो आपको नहीं लगता जो डिविडेंड एडजस्ट हो गया है, जो डिविडेंड एडजस्ट हो गया उसका भी इफेक्ट हटाना पड़ेगा? अगर आपको बिफोर टैक्स में आना है तो क्या डिविडेंड का इफेक्ट हटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डिविडेंड का इफेक्ट हटाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलो हाँ या ना? तो क्या वो डिविडेंड यहां नीचे एडजस्ट करना सही था कि ऊपर एडजस्ट करना सही है? डिविडेंड बिफोर टैक्स में एडजस्ट करना सही है। गलती समझी? जो आपको गलत पढ़ाया गया वो समझा? जो गलत पढ़ाया गया वो समझा? याद रहेगा अभी? आईडी होता है, आपने नीचे भी आईडी किया था, ऊपर भी मैं आईडी कर रहा हूं, बस फर्क इतना है प्रेजेंटेशन का, फर्क इतना है प्रेजेंटेशन का। अब क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी एडजस्ट हो गया, टैक्स भी एडजस्ट हो गया, अब तो सिंपल है, अब तो सिंपल है, मारो एडजस्टमेंट। प्रपोज डिविडेंड का इफेक्ट हम दे चुके हैं, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड का इफेक्ट हम दे चुके हैं। तो बचा क्या है? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, ये हो जाएगा यहाँ पे ऐड। डिप्रिसिएशन 1,40,000। लॉस ऑन सेल अगेन एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऐड होते, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो ऐड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है, ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ये लेस हो जाएंगे ना दोनों आइटम। ऐड लेस करोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 8,94,000 बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करेंगे ना, इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के ये जो 4 इफेक्ट है एडजस्ट कर दो, मदद करो फटाफट। एसेट कम हो गया, डिक्रीज इन द करंट एसेट, डिक्रीज इन द करंट एसेट नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी, नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे?
इंक्रीज इन करंट एसेट्स, एसेट्स बढ़े जिम्मेदारी बढ़ी नुकसान बढ़ा, एसेट बढ़े जिम्मेदारी बढ़ी, सॉरी एसेट बढ़ी जिम्मेदारी बढ़ी, एसेट बढ़े फायदा हुआ, इंक्रीज इन एसेट फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, लाइबिलिटीज कम हुई जिम्मेदारी कम हुई फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, ये दोनों ऐड होगा ये दोनों लेस होगा, बोलो हाँ या ना, ये दोनों ऐड होगा ये दोनों लेस होगा, बोलो हाँ या ना, कर दो यहाँ पे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स 10,000, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज 1,51,000, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, खत्म, ये इफेक्ट दे दिया हमने सारे चारों के। इससे क्या मिल जाएगा आपको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे एक सवाल का जवाब दो, इसमें से माइनस क्या करते, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करते कि इनकम टैक्स पेड माइनस करते, माइनस क्या करते, प्रोविजन फॉर टैक्स की इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड है ना, इनकम टैक्स पेड। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये इनकम टैक्स पेड कितना है, 1,53,000 की 1,18,000, इनकम टैक्स कितना है, 1,53,000 या 1,18,000, इनकम टैक्स पेड इज 1,18,000 ना, जो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम कैलकुलेट करते थे, 1,18,000 दिया नहीं था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, हमने कैलकुलेट किया था कैसे, टैक्स का अकाउंट बना के ना, कैसे कैलकुलेट किया था, 1,18,000 टैक्स का अकाउंट बना के, फॉर्मेट वॉर्मेट बना के, हाँ या ना, यस और नो, तो ये हमने कैलकुलेट किया था, ये हमने कैलकुलेट किया था। तो इनकम टैक्स पेड कितना माइनस हो जाएगा, 1,00,000, इनकम टैक्स पेड 1,18,000, क्या हो गया रे, 1,18,000 माइनस हो जाएगा, 1,18,000। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, सारे टैक्स के एडजस्टमेंट करने पड़ते ना, रिफंड विफंड होगा तो यहाँ इनकम टैक्स से रिलेटेड और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम के रिलेटेड एडजस्टमेंट टू बी शोन सेपरेटली, रिफंड ऐड होगा ना यहाँ, बोलो जनता जवाब मांगती है, रिफंड, सॉरी रिफंड ऐड होगा ना यहाँ, क्योंकि दैट्स इनफ्लो ना, रिफंड ऐड होगा, आपने ऊपर से हटा दिया था, आपने इनफ्लो ऑफ कैश ऊपर से हटाया था, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, टेक्निकली टेक्निकली दिस इज कैश, दिस इज कैश ना, टेक्निकली ये दोनों कैश थे ना, ये वाला और ये वाले नॉन कैश थे, और आपने ऊपर में इफेक्ट दे के कैश के इफेक्ट हटाए थे, जबकि नहीं हटाने चाहिए, आपने ऊपर इफेक्ट दे के कैश के हटाए ना, ये दोनों इफेक्ट कैश के हटाए। अच्छा सर उसी तरह इनकम टैक्स का भी तो कैश का इफेक्ट, हाँ देखो ना, इनकम टैक्स का कैश का इफेक्ट क्या 1,18,000 का नीचे गया या नहीं गया, इनकम टैक्स का कैश का इफेक्ट 1,18,000 दिया ना मैंने, क्योंकि ये 53,000 नॉन कैश है, 53 नॉन कैश है, 1,18 कैश है, उसका इफेक्ट दिया, बट ये 1,00,000 और 3,000 ये दोनों कैश इफेक्ट है ना, तो क्या 1,00,000 और 3,000 के कैश इफेक्ट नीचे देंगे या नहीं देंगे, जब ये आउटफ्लो है तो क्या इसके, ये हटा दिए थे ना आपने, ये इफेक्ट हटा दिए थे, लेना पड़ेगा, लेना चाहिए ना वो इफेक्ट, तो 3,000 का रिफंड जो है, 3,000 रुपए का रिफंड ऐड हो जाएगा। उसी तरह फेमिनाइन सेटलमेंट के एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम से जो पैसे आए, 1,00,000 रुपए हैज़ टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, वो यहाँ हमको अलग से दिखाने पड़ेंगे, फेमिनाइन सेटलमेंट के 1,00,000 रुपए आपको जो अलग से मिले वो यहाँ आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे। एक मिनट, क्योंकि ये दोनों कैश के ट्रांजैक्शन है, ये दोनों कैश के इफेक्ट है, और कैश के इफेक्ट हैज टू बी शोन, कैश के इफेक्ट हैज टू बी शोन, तो कैश का इफेक्ट हमको यहाँ पे अलग से दिखाना पड़ेगा, कैश का इफेक्ट हमको यहाँ पे अलग से दिखाना पड़ेगा कि इसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश में इनफ्लो आउटफ्लो में फर्क पड़ा है। एएस, ये जो इफेक्ट दिया जा रहा है ये AS3 के हिसाब से दिखाए जा रहे हैं, AS3 बोलता है अलग से दिखाओ, इसलिए दिखा रहे हैं, समझा क्या, हाँ या ना, अगर AS3 में ऐसा नहीं लिखा रहता ना तो मैंने शायद यहाँ से हटाए ही नहीं रहते, ये 1,00,000 और 3,000 को मैंने बिफोर टैक्स से हटाए ही नहीं रहते, AS3 बोलता है अलग से दिखाओ, इसलिए यहाँ अलग से दिखाने के लिए हम ऊपर से हटाते हैं, अलग से नीचे दिखाने के लिए ऊपर से हटाना पड़ता है, वहां से हटा और नीचे इफेक्ट दिखा, वहां से हटा और नीचे इफेक्ट दिखा, लॉजिक समझा क्या, समझा क्या बेटा, हाँ या ना। अब आप लोग बोलोगे सर ये जो प्रपोज डिविडेंड है इसका भी तो पेड वाला एलिमेंट कहीं ना कहीं दिखेगा, प्रपोज डिविडेंड नॉन कैश है बट इसका कुछ ना कुछ एलिमेंट पेड होगा ना,
ये जो प्रपोज डिविडेंड है 72,000, ये नॉन कैश है, बट इसका कुछ ना कुछ एलिमेंट पेड वाला होगा ना। हो सकता है कि 60,000 ही पे किया होगा हमने, बट 60,000 तो पे किया ना। तो ये पेड वाला एलिमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखेगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा? ये जो 72,000 का पेड एलिमेंट है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखेगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा? वो दिखता है, वो भी दिखता है, मैं मना नहीं करूंगा। या जितने भी एक्टिविटीज ऊपर लिखे हुए उसके पेड या रिसिप्ट के एलिमेंट दूसरे इफेक्ट दिखते हैं, बट वो फाइनेंस, ये डिविडेंड का फाइनेंसिंग में दिखेगा इसलिए दिख नहीं रहा है। बनाया नहीं ना हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसका भी पेड एलिमेंट दिखता है। आपने क्या किया, यहाँ से नॉन कैश को हटाया और उसके कैश एलिमेंट्स के इफेक्ट दिए बाद में। नॉन कैश हटा के कैश के इफेक्ट दिए। समझा क्या? समझा क्या बेटा? हाँ या ना? ये हटाना था हमारा, ये हटाना था, बट उसका अगर कैश एलिमेंट है तो अलग से इफेक्ट देना पड़ेगा। AS3 में भी लिखा हुआ है वैसा ही। छापो। ये अननेसेसरी कंफ्यूज करेगा इसलिए ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? या अननेसेसरी बाद में जब पढ़ोगे तब कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने वो मिटा दिया। अभी समझने तक के ठीक है, वो अभी समझने तक ठीक है, बट बाद के लिए काम का नहीं है। लिख लो फटाफट। दे दिया फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट पार्ट का इफेक्ट दे दिया। सेकेंड पार्ट का इफेक्ट दे दो फटाफट, सेकेंड पार्ट लिख लो। डन। तो क्लास आज जो हमने ये पढ़ा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते कैसे, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम रहा, इनकम टैक्स प्रोविजन वगैरह रही, उसको कैसे एडजस्ट करते, क्या करते हैं, वो हमने देखा। ऊपर हटाना है, नीचे इफेक्ट देना है वगैरह, लॉजिक पढ़ा। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 7 होमवर्क है आपके लिए। हिंट भी दे देता हूँ। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करके निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन करके आपको निकालना है। आई डोंट फाइंड यहाँ कहीं भी डिफिकल्टी आने वाली है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के एक नाम पे सिर्फ एक डिप्रिसिएशन है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 8 भी होमवर्क है, और प्रॉब्लम नंबर 9 भी होमवर्क है। 7, 8 और 9 ये होमवर्क है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7, 8 एंड 9 क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? यस और नो? आज यहीं रुकते, विल कंटिन्यू दैट, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट है? ये अक्रूड इनकम बोल रहे हो क्या? अक्रूड, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग। ये अक्रूड पूछ रहे हो क्या? अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रू हो गई बट रिसीव नहीं हुई, तो आउटस्टैंडिंग इनकम है वो। आउटस्टैंडिंग इनकम है। चलो बाय बेटा, बाय। और कोई डाउट है? बाय बाय।